नमस्कार दोस्तों। अमेरिका कहता है कि हमने तुम्हारे सबसे बड़े मिलिट्री कमांडर को एलिमिनेट कर दिया, तो ईरान जवाबी अटैक करके 80 अमेरिकी सैनिकों की जिंदगी लेने का दावा करता है। आखिर दोनों देशों के बीच विवाद की जड़ क्या है और क्या ईरान अमेरिका का सामना करने की क्षमता रखता है? साथ ही इस वीडियो में जानेंगे कि किस तरह से इस विवाद को शांतिप्रिय तरीके से हल किया जा सकता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित और मैं स्वागत करता हूं आपका अमित अपडेट्स चैनल पर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। अमेरिका और ईरान में काफी समय से तनाव चल रहा है और अब यह अपने चरम तक पहुंच चुका है, जहां अमेरिका अपने दबदबे को बरकरार रखने के लिए किसी भी हद तक बढ़ सकता है, तो वहीं ईरान भी जरा सा भी दबने को तैयार नहीं दिख रहा है। अमेरिका ने ईरान के सबसे बड़े मिलिट्री कमांडर और कुद्स सेना के प्रमुख मेजर जनरल कासिम सुलेमानी को ईरान के बाहर बगदाद एयरपोर्ट के नजदीक अपने MQ-9 रीपर ड्रोन से लॉन्च की गई हेलफायर मिसाइल के माध्यम से निशाना बना दिया है, उन्हें मौत की नींद सुला दिया है। ईरान में इस अटैक से खलबली मची हुई है और उन्होंने इसका जवाब देने की बात कह दी है। अपनी बात को साबित करने के लिए अमेरिकी ग्रीन जोन के ठिकानों के ऊपर रॉकेट से अटैक भी किया गया है। ईरान ने इराक में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर 22 बैलिस्टिक मिसाइलों से भी अटैक किया है, जिसमें ईरान ने दावा किया है कि उन्होंने कुल 80 लोगों को एलिमिनेट कर दिया है। इससे कुछ दिन पहले भी ईरान ने एक रेकी करते हुए अमेरिकी ड्रोन ग्लोबल हॉक को सरफेस टू एयर मिसाइल के माध्यम से अपने इलाके में गिरा दिया था। तब भी काफी तनाव बढ़ गया था और तब अमेरिका ने इसका जवाब देने की घोषणा की थी। कुछ दिन पहले सऊदी रिफाइनरी के ऊपर भी एक ड्रोन्स और क्रूज मिसाइल्स का अटैक हुआ था, उसमें भी ईरान का ही नाम सामने आ रहा था। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में इंग्लैंड के तेल ले जाने वाले टैंकर जहाज को अपने नियंत्रण में ले लिया था। मौजूदा समय में कासिम सुलेमानी पर हुए मौजूदा अटैक में जिस MQ-9 रीपर ड्रोन का इस्तेमाल हुआ है, उसे अमेरिका ने ऐसे ही अटैक के लिए विकसित किया है। यह ड्रोन काफी लंबे समय तक हवा में बना रहता है और इसे हजारों किलोमीटर दूर जमीन पर मौजूद कंट्रोल सेंटर से ऑपरेट किया जाता है। यह ना सिर्फ अपने जबरदस्त कैमरों से दुश्मन की हर गतिविधि पर पैनी नजर रखता है, बल्कि इसमें एकदम सटीक निशाना लगा सकने वाली हेलफायर मिसाइल भी लगी होती है। अपने बेहतरीन कैमरों और हेलफायर मिसाइल से यह रीपर ड्रोन मूवेबल टारगेट्स जैसे किसी चलती हुई कार को भी निशाना बना सकता है, जैसा बगदाद में किया गया है। अमेरिका कासिम सुलेमानी की मौत को पक्का करने के लिए इतना बेचैन था कि एक हेलफायर मिसाइल से काम हो जाने के बाद भी 3 और हेलफायर मिसाइल इसी ठिकाने पर लॉन्च की गई। अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार लगभग 12 वर्ष से कासिम सुलेमानी पर नजर रखी जा रही थी, लेकिन हालात ज्यादा बिगड़ने के डर से उस समय के अमेरिकी राष्ट्रपतियों ने इस तरह के अटैक की परमिशन नहीं दी थी, लेकिन मौजूदा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसकी इजाजत दे दी। हालांकि कुछ लोगों ने आगे आने वाले अमेरिकी चुनावों को देखते हुए डोनाल्ड ट्रंप द्वारा अपनी दावेदारी को मजबूत करने से जोड़कर भी अपनी बात सामने रखी है। अमेरिका और ईरान के बीच लड़ाई के हालात बनते जा रहे हैं और इसी को देखते हुए दोनों देश अपनी अपनी ताकत को दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। अमेरिका ने तुरंत 3000 अमेरिकी सैनिकों को ईरान के नजदीक खाड़ी क्षेत्र में तैनाती के लिए भेज दिया है। इससे पहले भी 14000 अमेरिकी सैनिक वहां पर तैनात हैं। ईरान पर दबाव बनाने के लिए अपने 1 लाख टन वजनी एयरक्राफ्ट कैरियर को भी वहां तैनात कर दिया है, जो एक बार में ही 80 एयरक्राफ्ट को ऑपरेट कर सकता है। इसके अलावा भी अमेरिका के साथी देश जैसे इंग्लैंड आदि भी वहां जंगी जहाजों को भेज रहे हैं। वहीं ईरान को गुप्त रूप से रशिया और चाइना का सहयोग मिलता रहता है। अब सवाल उठता है कि अमेरिका और ईरान के रिलेशंस अचानक खराब कैसे हो गए? तो आपको समझना होगा कि यह एक दिन का विवाद नहीं है, बल्कि इसकी शुरुआत 1953 में हुई थी। ईरान आरोप लगाता है कि अमेरिका ने अपनी चलाने के लिए एक डेमोक्रेटिक और सेकुलर सरकार को हटवा दिया था। इसके बाद 1979 में भी अमेरिका ने इंटरफेयर किया और उसके बाद से हमेशा से ही अमेरिकी दखलंदाजी बनी रही। इसकी एक बड़ी वजह पेट्रोलियम के ऊपर अमेरिकी नियंत्रण है। अमेरिका चाहता है कि सभी बड़े पेट्रोलियम उत्पादन करने वाले देश उसकी बात माने और पेट्रोलियम को सिर्फ अमेरिकी डॉलर में ही बेचें। इससे आर्टिफिशियल तरीके से अमेरिकी डॉलर की डिमांड ज्यादा बनी रहती है और डॉलर की वैल्यू इंक्रीज होती जाती है। इसी के लिए इराक को भी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया गया था और बहाना बनाया ऐसे हथियारों का होना जो वहां कभी मिले ही नहीं।
इसके लिए अमेरिका अपनी जबरदस्त चाल चलता है, जिसमें अपनी मर्जी से किसी भी देश के ऊपर आर्थिक प्रतिबंध या सैंक्शंस लगा दिए जाते हैं, ताकि वह देश ना ही अपने पेट्रोलियम यानी तेल को बेच पाए और बाहर से कुछ चीजें मंगवानी पड़े तो वो भी बहुत महंगे दामों पर मिले। इससे थक हार कर हर देश को अमेरिका की बात माननी ही पड़ती है। ईरान के ऊपर भी बार बार ऐसे ही आर्थिक प्रतिबंध लगाकर उसे दबाया जाता रहा है। इसके बाद आरोप लगाया गया कि ईरान परमाणु हथियार बनाने की कोशिश कर रहा है। कुछ वर्ष पहले उस समय के अमेरिकी राष्ट्रपति ने प्रतिबंधों को हटा लिया था और ईरान भी शर्तों का पालन कर रहा था, परंतु नए राष्ट्रपति आने के बाद दोबारा यही आर्थिक प्रतिबंध ईरान पर लगा दिए गए। भारत को भी इस कदम से काफी नुकसान हुआ, क्योंकि हमें ईरान से सस्ता पेट्रोलियम खरीदने से रोका गया। साथ ही जिस चाबहार पोर्ट को भारत ने ईरान के साथ मिलकर डेवलप किया था, उसका इस्तेमाल भी काफी लिमिटेड कर दिया गया। ईरान के साथ यह विवाद सुलझाना दुनिया के लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि दुनिया भर के पेट्रोलियम की 30% सप्लाई ईरान के बॉर्डर के साथ लगे हुए स्ट्रेट ऑफ हॉर्म्यूज से होती है। सबसे संकरे मार्ग पर इसकी चौड़ाई मात्र 3 किलोमीटर ही है और ईरान जब चाहे इसे बंद करवाकर दुनिया भर में पेट्रोलियम की सप्लाई रुकवा सकता है। इससे पेट्रोलियम पदार्थों की कीमत बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। अब सवाल उठता है कि अगर वाकई इस बार अमेरिका व ईरान में लड़ाई शुरू हो जाती है तो सुपर पावर अमेरिका कितना हावी रहेगा। अमेरिका की इस क्षेत्र में अच्छी खासी प्रेजेंस है। उसके सैनिक अड्डे व एयरबेस सऊदी अरब, इराक, इजराइल आदि लगभग हर उस देश में है जो ईरान के चारों तरफ है। ऐसे में ईरान अटैक करता है तो यह अटैक सिर्फ अमेरिकी मिलिट्री पर नहीं बल्कि उस देश पर भी माना जाएगा जहां यह अटैक किया जाएगा। ईरान ने 7 तारीख को भी इराक में मौजूद अमेरिकी सैनिक ठिकानों पर बैलिस्टिक मिसाइल से अटैक कर दिया है। अगर ताकत की बात करें तो ईरान मुकाबले में कहीं नहीं आता है। अमेरिका की नेवी ही इतनी ताकतवर है कि वह दुनिया भर की दूसरी नेवी फोर्सेस को अकेले ही टक्कर दे सकती है। अमेरिकी नेवी में 3,50,000 एक्टिव और 1 लाख रिजर्व पर्सनल हैं। कुल 480 जंगी जहाज हैं, लगभग 16 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं जिनमें मौजूदा समय में 11 ऑपरेशनल हैं और 2 और एयरक्राफ्ट कैरियर जल्दी ही शामिल हो जाएंगे। इतने एयरक्राफ्ट कैरियर तो दुनिया भर की नेवी ताकतों के पास मिलाकर भी नहीं है। जहां ज्यादातर एयरक्राफ्ट कैरियर 40,000 से लेकर 65,000 टन वजनी होते हैं और लगभग 36 एयरक्राफ्ट को ऑपरेट करने की क्षमता रखते हैं, तो वहीं अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर जिन्हें सुपर कैरियर भी कहा जाता है, उनमें हर एक का वजन 1 लाख टन से भी ज्यादा है और ये एक समय में ही 80 एयरक्राफ्ट को ऑपरेट कर सकते हैं, जिसमें FA-18 व F-35 जैसे फाइटर जेट्स शामिल हैं। अमेरिकी नेवी के पास 3,900 फाइटर जेट्स हैं व दूसरे एयरक्राफ्ट्स हैं। इतने फाइटर जेट तो बड़े बड़े देशों की एयरफोर्स तक के पास नहीं होते हैं। अमेरिका के पास स्टेल्थी डिजाइन वाले लिटोरल शिप्स भी मौजूद हैं जो बहुत तेज गति से आगे बढ़कर अटैक करने में माहिर होते हैं। अमेरिकी शिप्स बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम से भी लैस होते हैं और साथ ही इनमें टोमाहोक जैसी क्रूज मिसाइल्स व तरह तरह की बैलिस्टिक मिसाइल्स भी होती हैं। अमेरिका के पास ही दुनिया में सबसे ज्यादा सबमरीन्स हैं और ये सभी न्यूक्लियर रिएक्टर से पावर्ड हैं, इसलिए इनकी रेंज लगभग अनलिमिटेड है। वहीं अमेरिका के जवाब में ईरान की नेवी के पास महज 25,000 जवान मौजूद हैं। ईरान के पास केवल 3 किलो क्लास की 2300 टन वजनी पुरानी सबमरीन्स हैं। इनके अलावा छोटे आकार की मात्र 500 टन वजनी भी 4 सबमरीन्स ईरान के पास है। हालांकि छोटे आकार के कारण ये छोटी सबमरीन्स अमेरिकी जहाजों के ज्यादा नजदीक पहुंचकर कुछ नुकसान जरूर पहुंचा सकती हैं। इसके अलावा 7 फ्रीगेट जंगी जहाज भी ईरान के पास हैं। इस कंपैरिजन के हिसाब से आपको यही लगेगा कि अमेरिकी नेवी के सामने ईरान की नेवी लगभग ना के बराबर है। लेकिन हमें ध्यान रखना होगा कि इस लड़ाई के लिए ईरान को अमेरिका की जमीन तक नहीं पहुंचना है, बल्कि अमेरिका को ईरान के नजदीक आना है। ऐसे में ईरान अपनी जमीन से कहीं से भी किसी भी तरह की मिसाइल से आसानी से अमेरिकी जंगी जहाजों पर अटैक कर सकेगा। इसके अलावा अमेरिकी सैनिक ईरान के चारों तरफ फैले देशों में लगभग 100 मिलिट्री कैंप्स में रहते हैं जिन्हें आसानी से ईरान टारगेट कर सकता है। ऐसा ही अटैक लगभग 22 शॉर्ट रेंज की मिसाइल्स के साथ इराक में मौजूद अमेरिकी मिलिट्री बेसिस पर हुआ है। लेकिन जब अमेरिका ईरान पर अटैक करेगा तो उसे इंटरनेशनल नियमों के अनुसार रिहायशी इलाकों के ऊपर अटैक करने से बचना होगा। अगर लड़ाई शुरू होती है तो सिर्फ अमेरिकन नेवी ही नहीं, अमेरिका की एयरफोर्स भी आएगी, जिसमें F-15, F-16, FA-18 के अलावा
F-22 रैप्टर व F-35 जैसे 5th जनरेशन के रडार की पकड़ में बहुत कम आने वाले स्टेल्थी फाइटर जेट्स भी आएंगे। ये फाइटर जेट्स इजराइल या सऊदी अरब के एयरबेसिस से ऑपरेट कर सकते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, अमेरिका की सहायता के लिए इंग्लैंड, फ्रांस, इटली, जर्मनी आदि तमाम नेटो देशों की मिलिट्री भी आएगी। अमेरिका के दमखम और डॉलर की ताकत से रिसोर्सेज, स्पेयर पार्ट्स, जहाजों के लिए ईंधन व भोजन समेत दूसरी जरूरी चीजों की सप्लाई सुचारू रूप से बनी रहेगी, जबकि ईरान को की जाने वाली हर जरूरी चीज की सप्लाई अमेरिका रुकवा देगा। ले देकर कुछ ही देश इस समय ईरान के पक्ष में बोल रहे हैं और चीन व रशिया जानबूझकर इस समय ईरान की सहायता को नहीं आएंगे। इसकी बड़ी वजह यह रहेगी कि इन देशों को ईरान व अमेरिका के बीच संभावित लड़ाई के अंजाम या रिजल्ट के बारे में पहले से पता है और यह भविष्य में अमेरिका से रिश्ते खराब करने से बचना चाहेंगे। ईरान महज कुछ दिनों के लिए स्टेट ऑफ हॉर्मुज में पेट्रोलियम की सप्लाई को बाधित कर पाएगा और बहुत कम समय के लिए ही समुद्री माइंस के माध्यम से अपने इलाके के समुद्र में अमेरिकी जहाजों को आने से रोक पाएगा। ईरान के पास रशिया से प्राप्त व खुद की बनाई हुई कुछ क्रूज व बैलिस्टिक मिसाइल्स तो जरूर हैं, लेकिन वे इतनी एडवांस्ड नहीं हैं कि अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम जैसे कि थार्ड और पैट्रियट को चकमा दे सकें। हालांकि इनसे छोटे लेवल का नुकसान जरूर ईरान पहुंचा सकता है। ईरान के पास अमेरिका को रोकने के लिए परमाणु ताकत वाली मिसाइल्स भी नहीं हैं, जबकि अमेरिका के पास इस तरह की हजारों मिसाइल्स मौजूद हैं। ईरान की एयरफोर्स के पास कुल 750 एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर्स हैं। इनमें भी पुराने मिराज F-1, MiG-29 व Su-24 व F-14 जैसे फाइटर जेट्स हैं जो 3rd या 3.5 जनरेशन तक ही हैं और उनमें भी कई अमेरिका में ही बने हैं, जिनका तोड़ अमेरिका अच्छे से जानता है। ऐसे में इनके सहारे ईरान अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम की रेंज में आने की क्षमता नहीं रखता है। इस विवाद से पेट्रोलियम या कच्चे तेल की कीमतें जरूर बढ़ेंगी, लेकिन इससे भी अमेरिका का ही फायदा है, क्योंकि वह अब तेल का एक बड़ा एक्सपोर्टिंग कंट्री बन चुका है। जितना महंगा तेल बिकेगा उतना ही अमेरिका का फायदा बढ़ेगा और डॉलर की वैल्यू इंक्रीज होगी। तो इस सारे विवाद का हल कैसे निकलेगा? यहां पर यूनाइटेड नेशंस संस्था का रोल सामने आना चाहिए, जिसको बनाया ही गया था इस तरह की लड़ाइयों को रोकने के लिए। रशिया व चाइना को ईरान पर लड़ाई छेड़ने के प्रपोजल पर वीटो करना चाहिए, फिर चाहे यूनाइटेड नेशन संस्था में अमेरिका का कितना भी दबदबा क्यों ना हो। वह साथ ही दुनिया के बाकी देशों को भी ईरान व अमेरिका दोनों पर दबाव बनाना चाहिए व उन्हें अपनी जिद व ईगो को छोड़कर बातचीत के माध्यम से मसले को सुलझाने के लिए राजी करना चाहिए, ताकि दुनिया को बेहद बड़ी लड़ाई से होने वाले नुकसान से बचाया जा सके। 21वीं सेंचुरी में पढ़े लिखे लोगों से यह उम्मीद नहीं की जाती है कि वह एक दूसरे की जिंदगी के दुश्मन बने रहें। दोस्तों, आपकी राय में क्या ईरान व अमेरिका के विवाद का अंत बातचीत व अन्य देशों के बीच बचाव और यूनाइटेड नेशंस के दखल से हो सकता है, या इस बार लड़ाई ही इस विवाद का अंत करेगी? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही आपके पास इस संभावित लड़ाई को रोकने संबंधी कोई सुझाव हो तो वो भी कमेंट सेक्शन में सबके साथ शेयर करें। दोस्तों, उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।